हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूं सितंबर मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के पार्ट 5 को लेकर। इससे पहले मैंने जून, जुलाई और अगस्त तीनों मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस को ऑलरेडी खत्म कर लिया है। और साथ ही में जो इवनिंग सेशन में जो करंट अफेयर एनालिसिस के बेस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के अभी जून, जुलाई, अगस्त मंथ के खत्म हो चुके हैं और सितंबर मंथ भी कल खत्म हो जाएगी। तो इसी के साथ ये सारे वीडियोस का जो भी है, ये वीडियोस जो भी मैंने पिछले पिछले वीडियोस और आज के वीडियोस सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और साथ ही आप ऊपर जो राइट साइड के जो आई आइकन है, वहां से भी आप वीडियो के लिंक पे डायरेक्टली जा सकते हैं। और मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करते रहें। जो ऑलरेडी देख चुके हैं वो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें एज अ फ्री टाइम में, या एटलीस्ट नोट जो बना लिए हो तो वहीं से रिवीजन करें। बट आप रिवीजन करते रहें, क्योंकि ये डायनामिक जो सिलेबस है आपको एक बार में याद कभी नहीं होगा। आपको लगभग 10 या 12 बार रिवीजन करना होगा, वो भी डिफरेंट डिफरेंट, कभी पिक्चर देख के, कभी मैप देख के, कभी किसी क्वेश्चन को किसी और तरीके से सॉल्व करके, एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करके। इस तरह का आप करोगे तब आप इसे मतलब याद रख पाओगे, क्योंकि रट्टा मारने से यूपीएससी कभी आप क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का ये क्वेश्चन, मतलब ये जो सॉरी ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ। शुरू करते हैं हम आज का ये लेक्चर। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं टॉपिक क्या स्टार्ट करने वाला है, क्वेश्चन आंसर मतलब एमसीक्यू स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये आपको थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, इसमें मैं थोड़ा कभी कभी हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाती है गलती कभी। तो सितंबर का आज जो पार्ट 5 में हम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक मैप क्वेश्चन करेंगे, जो कि है आइडेंटिफाई दिस कंट्री विच हैज रिसेंटली सेट सेल अ शिप दैट हैज फ्लोटिंग न्यूक्लियर यूनिट्स। ठीक है, ये जो मैप कर रहे हैं इससे रिलेटेड मैं एक आपको क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा आगे जाके। तो फिलहाल आप मैप को देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कौन सा कंट्री है जहाँ जिसके पास पहला मतलब फ्लोटिंग एक तरह से मतलब ये शिप में ही एक फ्लोटिंग मतलब न्यूक्लियर यूनिट जैसे जो होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है, वो इस शिप के अंदर ही है, तो वो फ्लोट करते रहेगा। तो वो कौन सा देश है, वो है रशिया। ठीक है, तो ये मैं रशिया का दो भाग में दिया हूँ, मैं पूरा नहीं दिया हूँ वरना मैं डीप अंदर मतलब जूम करके नहीं दिखा पाता, इसलिए मैं दो भाग में आपको ये इसका फोटो दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं समझाऊंगा और मैं आपको शिप भी दिखाऊंगा। तो ये एकेडमिक लोमोनोस बोल के एक शिप है, जो कि उसमें क्या है, एक न्यूक्लियर यूनिट्स इम्प्लांट किया गया है। और वो धीरे धीरे जर्नी करेगा, कहाँ से कहाँ तक किया है अपना, लगभग 5,000 किलोमीटर का। मतलब आप जानते होंगे कि रशिया ही सबसे बड़ा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। तो सोचिए एक कोना से, मतलब ये जो स्टार्ट हुआ आप देख पा रहे होंगे ये जो मैप का, ये कहाँ है, एक कोना है, ये वेस्टर्न पार्ट है रशिया का। और ये ईस्टर्न पार्ट एक देख पा रहे हो आप। ठीक है, ये दोनों पार्ट यहाँ से यहाँ वो ट्रैवल किया है वो शिप, ये क्या न्यूक्लियर अपना रिएक्टर लेके। ठीक है, वो कौन सा जगह है, ये जो जगह इसका नाम है मुरमस्क। मैं ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, रशियन वर्ड है ये। तो ये मुरमस्क का नाम है, और यहाँ पेवेक बोल के एक जगह है। तो ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया है। ठीक है, जबकि बहुत सारे जो भी एनवायरमेंटल जो ग्रुप्स है ना, वो अपोज मतलब इसके अगेंस्ट में थे कि आप इस तरह का कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब एटलीस्ट ओशियंस में तो मत उतारिए, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं जो कि हो सकता है वहाँ के जो वाटर बॉडीज है उनको इफेक्ट करे। ठीक है, और इसी के साथ जो ये वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग पावर यूनिट है, जो कि नदर्न मोस्ट जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का भी बन चुका है। मतलब सबसे नॉर्थ जो वर्ल्ड में कोई एक न्यूक्लियर मतलब ये है ना न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, वो है कहाँ, इसी यही है। ठीक है, क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो रहा वो, देख पा रहे होंगे ये जो शिप है, आप नाम किस तरह का रशियन वर्ड लिखा हुआ है, और यहाँ पे पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर है जो होते रहे। और ये लगभग 5,000 किलोमीटर ये अभी ट्रैवल कर चुका है। ठीक है, 5 के किलोमीटर लगभग ट्रैवल कर चुका है फ्लोट करते हुए। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक पे। तो ये है नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है, तो ये टॉपिक देखिए, आज जो हम जो भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे ना, वो सितंबर मंथ का आखिरी जैसा ये टॉपिक है। मैंने आज का जो ये जो पार्ट है ये आखिरी है, पांचवा पार्ट। तो इसमें हम जो भी बच्चे कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स है ना वो डिस्कस करने वाले हैं। बट ये छोटे मोटे टॉपिक डिस्कस करने से पहले कुछ एक आध टॉपिक जो बच गया था, मैं उसको थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लूंगा। बाकी सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको डीप एनालिसिस की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए वो किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे ये इसमें थोड़ा हल्का फुल्का मैं बताऊंगा, उसके बाद में फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो ये जो पेंशन स्कीम जो था ना ट्रेडर से रिलेटेड, तो बहुत सारे पेंशन स्कीम निकाला गया है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये भी है एक ट्रेडर, जो भी ये छोटे मोटे दुकान वगैरह होते हैं ना, शॉप, उससे रिलेटेड है, उनके लिए का, तो व्यापारी जो होते हैं ना छोटे मोटे, उनके लिए।
बट उनका टर्नओवर पूरे साल का 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी यहाँ पे कंडीशन है, वरना उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। और उसके अलावा ये जो होगा ना, ये वॉलंटरी और कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम है, मतलब वॉलंटरी है, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है, वॉलंटरी बेसिस पे जिसको लेना है ले, जिसको नहीं लेना नहीं भी ले सकते। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जो भी शॉपकीपर्स हो ना, ट्रेडर से, व्यापारी से, उन सारे लोगों के लिए फ्री कॉस्ट है, कि ऐसा नहीं आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देके कुछ करना होगा। जो अमाउंट है, जो प्रीमियम है, वो तो आपको करना ही है, बट इसके अलावा इस तरह का चीज़ है। ठीक है। उसके अलावा ये बेस्ड ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन है, मतलब आप खुद को सेल्फ सर्टिफाइड कर सकते हैं कि आप के पास एक शॉप है, आपके पास 1.5 करोड़ से कम है, आप किसी और चीज़ में, मतलब और भी सारी चीज़ में अभी आगे डिस्कस करूंगा, तो वो चीज़ भी आपके पास नहीं है, तो आप अपना सेल्फ सर्टिफाई खुद से कर सकते हैं, ये यहाँ पे ये है। उसके अलावा ये जब ये क्या करेगा, तो 3,000 मंथली देगा जब आपका 60 साल पूरा हो जाएगा। जिस तरह से किसान सम्मान निधि था, जिस तरह फार्मर से रिलेटेड हम पेंशन स्कीम डिस्कस किए थे, ये उसी तरह का कुछ है। और यहाँ 3,000 पर मंथ देने का बात किया है जब 60 साल क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह से है लगभग। हाँ, उसके अलावा ये जो 50% शेयर जो है ना, वो देखिए, जो प्रीमियम के तौर पे वहां पर भी यही था कि 50% आप मतलब जो फार्मर से वो दे रहे थे, 50% गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा था एज अ प्रीमियम। यहाँ पर भी सेम वही फंड है। ठीक है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी जैसा होना चाहिए, आधार कार्ड जो कि बैंक से लिंक होना चाहिए, एटलीस्ट सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, जो कि अक्सर होता है, जो सेविंग्स अकाउंट, और शायद आप जनधन अकाउंट में समझ पा रहे होंगे, जो जीरो अकाउंट बैलेंस जिसको दौर पे भी बहुत लोग जानते हैं। तो ये दोनों अकाउंट होना चाहिए और आधार से लिंक होना चाहिए, ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जब 60 साल के बाद किया जाएगा तो 3,000 रुपया डायरेक्टली उनके अकाउंट में आए हर मंथ। ठीक है। उसके अलावा 18 से 40 साल के जो होंगे वही लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, मतलब वो लोग ही इसका ये जो पेंशन स्कीम है इसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा जीएसटीआईएन का मतलब ये जीएसटी नंबर जो है वो चाहिए होगा अगर आपका सालाना 40 लाख से ऊपर है। ठीक है, 40 साल से अगर यदि आपका ऊपर है तो आपको जीएसटी नंबर चाहिए होगा। इसके अलावा वो जो जो भी शॉपकीपर या जो भी व्यापारी हैं, उनको वो इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना ही उनका ईपीएफओ या इस तरह का एनपीएस, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम, किसी और चीज में जुड़े हुए हों, मतलब किसान सम्मान निधि से भी वो ले रहे हो पेंशन स्कीम के तहत, और इधर से भी ले रहे हैं, तो वो चीज नहीं चलेगा। ठीक है। बट हम लोग अगले टॉपिक पे तरफ, जो कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है, एनएसजी, काफी न्यूज में बना था। क्यों? क्योंकि हाल ही में जो ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट यानी, वहां पे जब इस बिजनेस फोरम में जब मोदी जी अटेंड करने गए थे, तो उन्होंने इंडिया का मेंबरशिप के लिए वहां पे प्रस्ताव रखा एनएसजी का, कि एनएसजी का मेंबर इंडिया को भी रखना चाहिए, क्योंकि हम वर्ल्ड लेवल पे सिक्योरिटी काउंसिल का हमारे पूरा जितने भी ट्रूप्स है काम कर रहे हैं, तो और ऊपर से हम न्यूक्लियर पावर दिए, तो हमें भी इसका मेंबर होने का हक है, तो हमें भी दिया देना चाहिए। हक नहीं बोल सकते, पर हाँ, हम लोग इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं, जिस तरह से दूसरे पावरफुल कंट्रीज हैं। ठीक है। तब जानते हैं एनएसजी है क्या। तो एनएसजी को 1974 में बनाया गया था न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के तौर पे, जब इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। तो पहला न्यूक्लियर टेस्ट जब हम लोग किए थे, तब इस तरह का ग्रुप बनाया, और ताकि कंट्रोल कर सके कि कोई भी इस तरह का न्यूक्लियर टेस्टिंग ना करे। ठीक है। उसके अलावा ये ग्रुप क्या करता है कि जितने भी न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज हैं, ये उनका ग्रुप है जो कि प्रिवेंट कर सके न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को, मतलब न्यूक्लियर से रिलेटेड कोई भी एक्सपोर्ट हो या टेस्टिंग हो, वो सब चीज से कंट्रोल किया जा सके। तो ये उन न्यूक्लियर कंट्रीज का है कि आगे और किसी कंट्रीज को इस तरह से होना ना दे। ठीक है। उसके अलावा एनएसजी जो है वो फर्स्ट टाइम जब 1974 में बनाया गया था, तो वो 75 में लंदन में वो लोग मीटिंग किए थे, और जिस जगह मीट किए थे उस जगह से उसका नाम लंदन क्लब हो गया। ठीक है। और हाल ही में कहा, ये ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम जो कि न्यूयॉर्क में, वहां पे ये मीटिंग हुई थी। और ये जो एनएसजी है, ये एक नॉन फॉर्मल, तो ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये कीवर्ड है इस टॉपिक का, ये नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके साथ ही इसका जो गाइडलाइंस है वो बाइंडिंग नहीं होता है किसी कंट्री के ऊपर, मतलब कुछ ऐसा खास बाइंडिंग नहीं है। और टोटल इसमें 48 कंट्री है। ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अब यहाँ से उतने ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं होंगे, बस हमें इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो जैसे ये इंडिया आयोडीन सर्वे 2018-19, तो ये क्यों था न्यूज में? क्योंकि इंडिया आयोडीन सर्वे हाल ही में रिपोर्ट ऐसा निकला, जिसमें सर्वे जो कंडक्ट किया गया था वो किया गया था न्यूट्रिशनल इंटरनेशनल के द्वारा किया गया था, न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के द्वारा, जो कि एम्स जो है ना, एम्स के कोलैबोरेशन के साथ किया था। ठीक है। इसके अलावा जो और भी इनके साथ एक और मेंबर था, जो कि इंडियन कॉलिशन फॉर द कंट्रोल ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, मतलब 3 ग्रुप मिलके ये रिपोर्ट निकाले आयोडीन से रिलेटेड। और ये कैसे वो करके सर्वे किए
जितने भी घरों में जो सॉल्ट वो लोग यूज कर रहे थे ना, वो घर घर जा जाके वो उनका चेक किए कि कितना उनका आयोडीन का मात्रा है उसमें। ठीक है, तब उसके बाद जाके वो रिपोर्ट निकाल के आए। और आयोडीन सॉल्ट तब जैसे कि 15 पार्ट्स पर मिलियन अगर हो, तब जाके वो एक तरह से आयोडाइज सॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, आयोडीन का मात्रा अगर 15 पार्ट्स पर मिलियन हो, तब वो आयोडाइज सॉल्ट कहा जाता है, वरना वो नॉर्मल सॉल्ट होगा। जिसमें गुजरात जो है 71% ऑफ द सॉल्ट प्रोड्यूस करता है हमारे कंट्री में, राजस्थान 17 और तमिलनाडु 11%। ठीक है, और 76.3% जो हाउस होल्ड है ना, वो कंज्यूम करता है आयोडाइज सॉल्ट, बाकी सब तो ऐसे ही सॉल्ट ले रहे हैं, नॉर्मल सॉल्ट। ध्यान दीजिएगा। जिसमें से तमिलनाडु जो है 61 पॉइंट मतलब सबसे ज्यादा लोएस्ट कंजम्पशन करता है आयोडाइज सॉल्ट का, मतलब नॉर्मल सॉल्ट ही वहाँ पे ज्यादातर लोग यूज करते हैं। तो ये काफी मतलब ये इतना अच्छा डेवलप्ड होके, प्रोड्यूसिंग स्टेट होके, फिर भी इस तरह का हाल है, तो इस पे ध्यान देना होगा हमें। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि एम्बिट ऑफ आरटीआई आरटीआई एक्सपेंडेड, मतलब आरटीआई का जो भी जितना तक पावर था ना, उसको एक्सपेंड करने का लिए बोला गया, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्या मतलब आरटीआई बोल रहा है कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना, एनजीओ, उसके ऊपर भी आरटीआई का पावर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एनजीओ होते हैं जिसको फाइनेंस गवर्नमेंट करते हैं, वो स्पेशली होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट उसको फाइनेंस करते हैं, तो एक तरह से तो उनको ब्लैक मनी को व्हाइट मनी हो जा रहा है ना, तो कितना ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका हक होना चाहिए कि आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आरटीआई को एक्सपेंड किया जाए एनजीओ के लिए भी। ठीक है, अभी तक तो गवर्नमेंट बॉडीज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के तहत तक ही था ना, तो अब इसको एनजीओ तक भी कहा मैंने करने का आदेश दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला टॉपिक है स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस, जिसे हम जल शक्ति मिनिस्ट्री में लिखेंगे। जल शक्ति में क्यों लिखेंगे? पर इसे जो लाया गया था जिस वक्त, ये स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस वाला कॉन्सेप्ट, वो लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि पहले ये दो अलग थे, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ रिवर वाटर एंड मतलब सॉरी वाटर एंड रिवर रिज्यूमिनेशन। ये एक दो अलग अलग मिनिस्ट्री थी। ठीक है, पर अब इन दोनों मिनिस्ट्री को एक करके जल शक्ति मिनिस्ट्री बना दिया गया। तो अब इसीलिए हम अभी फिलहाल इसे जल शक्ति में लिखेंगे, हम ड्रिंकिंग वाटर में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो अभी है ही नहीं। तो माता वैष्णो देवी जो श्राइन है ना, जो कि जम्मू कश्मीर में जो है, वो त्रिकुट हिल्स, जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर के, वहां पे ये स्थापित है, और इसको बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस का अवार्ड भी मिला इस बार। ठीक है, मतलब लास्ट ईयर। और इसका मतलब ये जो स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस है, ये इस तरह का कंसेप्ट इसलिए लाया गया ताकि आइकॉनिक प्लेसेस जो होता है ना, उनके सराउंडिंग्स को अच्छे से अच्छा स्टैंडर्ड्स का बनाया जा सके, स्वच्छता के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जो भी विजिटर्स आए वो बहुत ही अच्छा, मतलब वो जब आए तो उनको बहुत ही आनंद लगे, और बहुत ही ऐसा फील हो कि जो क्लीननेस मैसेज वो एक तरह से लेके जाए वहां से, जब वो घर लौटे, कि हम भी तो अपने जगह घर को या अपने सराउंडिंग्स को ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो फेज 1 में जो आइकॉनिक प्लेसेस आया गया, ये श्री माता जो ये वैष्णो देवी श्राइन के अलावा, इनको तो टॉप फर्स्ट मिला ना, इनके अलावा कौन कौन थे? तो अजमेर शरीफ दरगाह, सीएसटी मुंबई, गोल्डन टेम्पल, कामाख्या टेम्पल, मईकर्णिका घाट, मीनाक्षी टेम्पल, माता वैष्णो देवी टेम्पल, श्री जगन्नाथ टेम्पल, द ताजमहल और तिरुपति टेम्पल। ठीक है, तो ये सारे प्लेसेस को फर्स्ट फेज में रखा गया है, और काफी ज्यादा साफ है। इसमें से मैंने 3-4 जगह तो मैं खुद ही विजिट किया हूँ, और रियली में मैं बताऊंगा कि आप वहां से आने के बाद इतना पीसफुल लगेगा, आप भी सोचोगे कि हमारा एरिया या एनवायरनमेंट हम क्यों नहीं ऐसा बना सकते। एक बार तो जरूर क्वेश्चन आप करोगे। तो प्लीज आप ये सब जगह हो सके तो ये सब जगह विजिट क्या करिए, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, इनको भी आप रिक्वेस्ट करिए कि आप जाके देखें। हमारे भारत में ही इतने सारे जगह हैं कि अगर आप घूमने का सोचें तो पूरा आपका जिंदगी, मतलब पूरा लाइफ आपका खत्म हो जाएगा, पर आप पूरा जगह नहीं घूम पाओगे। तो बाहर किसी और देश में जाके उनका भलाई करने का क्या जरूरत है, जब हमारे कंट्री में ही इतना कुछ है। ठीक है, तो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एनआरए। तो ये लाया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया, तो हम उस बॉडी के अंदर ही लिखेंगे। और ये था क्या, ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ये लाने का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग चाहिए था इन्वेस्टिगेटर अक्रॉस द कंट्री के बीच में। ठीक है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए था। क्यों? क्योंकि लगभग 2.5 करोड़ कैंडिडेट जो कि अपियर करते हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आप हाल ही में सुने होंगे रेलवेज के लिए ही कितना फॉर्म भरा गया था। जितना ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन है, उतना तो सिर्फ रेलवे का फॉर्म भरते हैं। एक जो असिस्टेंट लोको पायलट की एग्जाम हुई थी, और ग्रुप बी, उन दोनों का जितना फॉर्म भरा उतना तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। तो सोच सकते हैं इतना सारा डेटा को कैसे मैनेज करके एग्जामिनेशन कंडक्ट करना काफी टफ है।
तो इसलिए एक कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाया जाएगा जो कि ये सारा चीज का रेख देख करा जाएगा, ताकि मतलब एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी कोई भी करप्शन इशू हो या डिले इशू हो रहा है एग्जाम से रिलेटेड, रिजल्ट प्रोसेस से रिलेटेड, हर जगह को ठीक से आप कंट्रोल कर सके। ठीक है, अगर कोई एक बॉडी ही रिस्पॉन्सिबल होगा तो उसके ऊपर आप उंगली आसानी से उठा सकेंगे, वरना अगर मल्टीपल बॉडी है तो आप इसके ऊपर उंगली उठाएंगे तो ये बोलेगा इसका नाम, इसके ऊपर उठाओगे तो आप बोलेगा इसका नाम, तो इस तरह से ही चलते जाता है ये चीज। ठीक है, अगला टॉपिक है मीथेन पावर्ड रॉकेट इंजन, जिसे हम मतलब इसरो वाले टॉप मतलब सेक्शन में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसरो ने हाल ही में एलओएक्स मीथेन नाम का एक इंजन मतलब लिक्विड ये निकाला, पावर्ड इंजन, जो कि लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर और मीथेन फ्यूल को मिला के ये इंजन एक बना है जो कि मीथेन को एज अ फ्यूल यूज करेगा। तो इससे फायदा क्या होने वाला है कि मीथेन क्या कैसे बनाया जाता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब जैसे मीथेन व कैन बी सिंथेसाइज बाय वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो H2O और CO2 इन दोनों को मिला के मीथेन बनाया जा सकता है जो कि है CH4। ये फॉर्मूला आपको रखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको एक जस्ट ये बताया कि H2 और CO2 को मिला के CH4 बन सकता है। तो स्पेस में ये चीज तो आपको मिल सकता है, तो ये दोनों का लेके हम तो फ्यूल बना सकते हैं जो कि स्पेस फ्यूल हो सकता है फ्यूचर के लिए। और ये जो अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन जो फिलहाल अभी हम लोग यूज करते हैं रॉकेट इंजन में, वो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड होता है एज ऑक्सीडाइजर। ठीक है, जो क्या करता है, हाईली टॉक्सिक होता है और कैंसर कॉजिंग एजेंट उससे निकलती है। तो ये सब चीज अगर हम मीथेन से रिलेटेड यूज करें तो वो पॉल्यूशन फ्री भी होगा और काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि वो स्पेस फ्यूल बन सकता है फ्यूचर का। ठीक है, अगला टॉपिक है नेशनल जीनोमिक ग्रिड, जिसे एनजीजी बोलेंगे। तो ये क्या है, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसका सेटअप किया, जीनोमिक ग्रिड मतलब जीनोम से रिलेटेड एक ग्रिड बनाया, जैसे पावर ग्रिड होता है, तो क्या पावर का वो ग्रिड है, वैसे जीनोमिक ग्रिड हुआ, जीनोम्स का ग्रिड होगा। ठीक है, तो ये क्या क्यों ऐसा हुआ, तो एनसीटीबी जो कि नेशनल कैंसर टिश्यू बायो बैंक, इनके द्वारा एक ज्वाइंट इनिशिएटिव लिया गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी और आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है, आईआईटी मद्रास से ध्यान दीजिएगा। तो आईआईटी मद्रास और एनसीटीबी के द्वारा मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों का कोलैबोरेट करके नेशनल साइंस टिश्यू बैंक बनाया जा रहा है। इसी में वो नेशनल जीनोमिक ग्रिड रखेंगे। तो इससे क्या होगा, ये कलेक्ट करेंगे कैंसर टिश्यूज को, जो कि मतलब उसके जो भी सैंपल है ना, जो ऑलरेडी कैंसर से ठीक होके आते हैं ना, उनके टिश्यूज वगैरह इनको लेंगे, एज अ जीनोम वो रखेंगे और उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, जो कि फ्यूचर के जो कैंसर ट्रीटमेंट में हमें मदद मिलेगी। ठीक है, अगला टॉपिक है प्रोजेक्ट रीप्लान, जिसे मतलब प्रोजेक्ट रीप्लान रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन नेचर, मतलब प्लास्टिक को धीरे धीरे रिड्यूस करना। तो ये प्रोजेक्ट रीप्लान है क्या, इसे हम ये लॉन्च किया गया है केवीआईसी के द्वारा। ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये एम क्या करता है, कैरी बैग बनाना, जो कि किसको मिक्स करके बनाएगा, ट्रीटेड प्लास्टिक वेस्ट और कॉटन फाइबर, मतलब प्लास्टिक का जो वेस्ट होता है ना और कॉटन फाइबर, इनको मिक्स करेगा। तो प्लास्टिक वेस्ट कितना होगा 20% और कॉटन फाइबर होगा 80%। तो इन दोनों को मिक्स करके जब कुछ बनाएंगे ना, तो वो क्या होगा, एक तरह से वो मतलब जो प्लास्टिक जो है ना, सिंगल यूज प्लास्टिक बैग, उससे हम लोग फ्री कर सकेंगे अपने एनवायरमेंट को। ठीक है, तो इसलिए ये केवीआईसी के द्वारा लाया जा रहा है, ये कोई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट या सीएसआईआर के द्वारा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ का ये कीवर्ड है ये। ठीक है, अगला टॉपिक हुआ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CABE। ठीक है, तो ये क्या है, हाईएस्ट एडवाइजरी बोर्ड है जो कि सेंट्रल और स्टेट दोनों को ही एजुकेशन के फील्ड में सजेशन करता है। ठीक है, ये CABE सिर्फ ऐसा दे सकते हैं सेंट्रल को सजेस्ट करता है, वैसा नहीं है। ये सेंट्रल और स्टेट दोनों को ही एजुकेशन के फील्ड में कैसे वो आगे बढ़े, क्या किया जाए, वो एडवाइजरी है, इनका कोई बाइंडिंग नहीं होता है इनका एडवाइस। ठीक है, इसे स्टेबलाइज किया गया था 1920 में और इसे 1923 में वापस से खत्म भी डिसॉल्व भी कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त थोड़ा इकोनॉमी का क्रंचेस हुआ था, तो उस वक्त डिसॉल्व कर दिया था। वापस से 1935 में रिवाइव किया गया, बट उतने अच्छे से नहीं हुआ। बट जब आज़ादी मिलने के बाद इतने सालों बाद 2004 में इसको वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया एज अ CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अगला टॉपिक है प्रोजेक्ट बाल बसेरा। तो बाल बसेरा मतलब और क्रेच, क्रेच मतलब क्या होता है, क्रेच इस तरह का देखिए ई के ऊपर जैसा दिया हुआ है, इज अ प्रोजेक्ट ऑफ द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर वाज डिप्लॉयड एट एम्स ऋषिकेश साइट। ऋषिकेश साइट में, एम्स ऋषिकेश में भी है तो उसका नाम एम्स ऋषिकेश है। तो उनके साइट में ही जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, उनके बच्चों के लिए क्रेचे का मतलब, क्रेचे मतलब वो बाल बसेरा, मतलब एक तरह से जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके खेलने के लिए एरिया, ये छोटा सा ग्राउंड टाइप का दे देंगे, उनको पूरा एरिया कवर रहेगा। वहाँ पे 2-3 सिक्योरिटी गार्ड होंगे या नर्सेस होंगी या बाई टाइप के होंगे जो ध्यान रखेंगे उनके बच्चों का।
और जो भी साइट्स है जहाँ काम वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ वर्कर्स आराम से काम करेंगे और उनके बच्चे दिन भर रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जिनका हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, बट उनके बच्चे रहते हैं तो वो बच्चे भी क्या वो साइट्स में इधर उधर घूमते रहते हैं, जो पोल्यूशन का तो कभी नॉइज पोल्यूशन तो कभी एयर पोल्यूशन तो कभी किसी एक्सीडेंट का फेस कर लेते हैं, तो उन सब ये बच्चे के ऊपर बहुत अफेक्ट करता है। तो अगर इस तरह का क्रेचे का मतलब ये जो बाल बसेरा का अगर सुविधा रहेगा तो वो लोग उनके बच्चे आसानी से वो अपने कैरी भी कर सकेंगे, अपने आंखों के सामने भी रख सकेंगे और लंच के टाइम में साथ में मिल के खा भी सकेंगे। तो इस तरह का एक बच्चों को साथ मिल के सब कुछ हो पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा लिया गया था, जो वहाँ के सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है ना ऋषिकेश के, उनके द्वारा ये सपोर्ट किया जा रहा है पूरी तरह से, ताकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है तो अच्छे से वो मतलब कोई भी आसपास के रिलेटेड कोई भी गार्डन हो या एक तरह से सपोर्ट करने में बहुत ही मदद मिलेगी। उसके अलावा जो बाल बसेरा है उनको अकोमोडेशन मिलेगा 35 चिल्ड्रन का, जो कि रन बाय द सीपीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन। जो सीपीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स है उनके वाइफ्स के जो एसोसिएशन है उनसे वो 35 बच्चों का वो एक मतलब एकोमोडेट करने का एक ये भी बना चुके हैं कि बाल बसेरा नाम से वो लोग रखेंगे, ताकि कंस्ट्रक्शन वर्कर जो पीडब्ल्यूडी के अंदर काम करते हैं उनके बच्चों को आसानी से मैंने किसी तरह का तकलीफ ना हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी एनआईओटी। ठीक है, तो इसे ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसे 1993 में स्टेबलाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर। ठीक है, और इनका जो मेन मतलब काम होता है टू डेवलप इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज इंजीनियरिंग, जो कि सॉल्व कर सके इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स जो कि एसोसिएटेड हो किससे, हार्वेस्टिंग ऑफ नॉन लिविंग एंड लिविंग रिसोर्सेज इन द इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब ये अगर यदि पूरा आपका हमारा कोस्टल एरिया है तो इतना कुछ एरिया जो होता है ना कुछ किलोमीटर, वो एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है सिर्फ इंडिया का। वहां पे दूसरे देश के शिप्स नहीं आ सकते, फिशिंग से लेकर सब कुछ वो इंडियंस वाले लोग ही कर सकते हैं वहां पे, वहां कोई और नहीं आ सकते। तो वहां पे क्या करने का काम हो रहा है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए वो कैसे करके नॉन लिविंग और लिविंग रिसोर्सेज से रिलेटेड हार्वेस्ट कैसे किया जा सके वो चीज के लेके ये मदद किया जाएगा। तो इसलिए एनआईओटी यहाँ पे एक ऑटोनोमस सोसाइटी बन के आया है अर्थ साइंस के अंदर। ठीक है, अगला टॉपिक है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर सिस्टम CEIR। इसे जो ये प्रोजेक्ट को डिपार्टमेंट ऑफ जो टेक्नोलॉजी है उनके अंदर में रखा गया है, ताकि जो थेफ्ट और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जा सके। इसके अलावा जो जैसे ब्लॉकिंग ऑफ द, अगर कोई फ़ोन चोरी हो जाती है या वो गिर गई कहीं पे या टूट गई तो उसको कैसे ब्लॉक कराना है उसका IEMAI नंबर की मदद से, तो वो सब चीज़ ये सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर सिस्टम की मदद से इजीली हो पाएगा। और हम लोग अच्छे से ज़्यादा ये ट्रेसिंग से रिलेटेड भी है ना, कोई लॉस या स्टोलन मोबाइल का वो हम अच्छे से और कर पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा लाया जा रहा है। अगला है जलदूत एग्जीबिशन। तो जलदूत एग्जीबिशन जो है ये क्या है कि अरेंज किया गया है किसके द्वारा, रीजनल आउटरीच ब्यूरो जो कि पुणे में है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर में, ध्यान दीजिएगा ये जलदूत एग्जीबिशन है जल से रिलेटेड है, बड़ी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा रीजनल आउटरीच ब्यूरो है उसके द्वारा ये एक एग्जीबिशन निकाला गया, ट्रैवलिंग एग्जीबिशन। ठीक है, और ये जो ट्रैवलिंग एग्जीबिशन है ये किसके लिए किसके तहत हो रहा है, जल शक्ति अभियान, जो कि जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर में। तो एक तरह से आप कर सकते हैं जल शक्ति मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन दोनों के मतलब ज्वाइंटली ये जलदूत एग्जीबिशन किया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक तरफ, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में बनाया गया है, जो कि निर्भया फंड जो किया बनाया गया था उसके अंदर में ये पूरी तरह से ये सिस्टम को मतलब प्रोसेस किया जाएगा। इसका स्पेशली जो मेन काम होगा ताकि मिटिगेट कर सके, प्रिवेंट कर सके हम जो भी क्राइम जो कि स्पेशली वुमेन या चिल्ड्रन से रिलेटेड हो। ठीक है, ये जो प्रोवाइड क्या करेगा, एक सिंगल इमरजेंसी नंबर करेगा जहाँ पे जितने भी मतलब अलग अलग जो चीज़ है ना, डिस्ट्रेस या कोई भी प्रॉब्लम आए, जस्ट 112 में फ़ोन करेंगे, उनको हर तरह का A to Z सोल्यूशन मिलेगा सिंगल नंबर पे, वुमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड। ठीक है, तो इसीलिए होम मिनिस्ट्री जो कि, और इस सबसे इसका फंडिंग कहाँ से, निर्भया फंड के अंदर जो बनाया गया है वो निर्भया फंड के अंदर किया जाएगा। अगला है तत्पर ऐप। ये तत्पर ऐप जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका काम होगा 24/7 ऑनलाइन मोड जो कि सिटीजन्स के लिए प्रोवाइड कर सके उनके सेफ्टी के लिए। ठीक है, और जितने भी वेबसाइट्स दिल्ली पुलिस के द्वारा या ये दिल्ली में जो लाया जा रहा है ना सेफ्टी से रिलेटेड, उन सारे को एक जगह कंपाइल करके वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा टोटल 50 सर्विस ये तात्पर ऐप के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, अगला है टेराकोटा ग्राइंडर।
टेराकोटा आप पढ़े होंगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब में पढ़े होंगे। तो टेराकोटा था, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, मिट्टी के जो भी बहुत अलग अलग डिजाइन के जो चीज होते हैं, तो वहां पर भी वो पाया जाता था। तो बोला जाता है कि मिट्टी का मान लीजिए एक बर्तन ऐसे करके बनाया हुआ है, तो कुछ दिन होने के बाद जब वो गंदा हो जाता है, या चाय का जो पीने का जो पतीला होता है, या चाय का ग्लास जो होता है मिट्टी का, वो सब क्या होता है, ऐसे ही फेंक देते हैं सब। वो क्या होता है, जस्ट वेस्ट होता है, या कहीं वो किसी गंदे नाले या किसी में पड़ के वो, और जो भी मिट्टी साफ मिट्टी है जिसको रीयूटिलाइज किया जा सकता है, वो खराब हो जाता है। तो केवीआईसी के द्वारा फिर एक से इससे पहले भी केवीआईसी ने एक शुरू किया था प्लास्टिक से रिलेटेड, उन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया था। 80 और 20% कॉटेज, और मतलब ये कॉटन और प्लास्टिक वेस्ट का ये मिला के जो बना रहे थे वो प्लास्टिक बैग्स, मतलब प्लास्टिक एक अच्छा यूजफुल बैग। फिर से अभी केवीआईसी जो आ रहे हैं वो एक फर्स्ट एवर टेराकोटा ग्राइंडर होता है ना, एक ग्राइंडर होगा, मिक्सर ग्राइंडर जैसे होता है, तो फ्रूट मिक्स करते हैं। वैसे ही जितने भी वेस्ट ग्राइंडर होंगे ना, जो वेस्ट टेराकोटा होंगे, जो मिट्टी के बर्तन है वगैरह, उनको ये एक बॉक्स में डालेंगे, उसका ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करके एकदम मिही मिही मिट्टी आएगा, वो एक साइड से निकलेंगे, फिर वापस से वो जो भी जो पॉटर लोग होते हैं ना, वो फिर वापस से उसको रीयूटिलाइज करके बना सकेंगे। तो ये कहाँ पे हुआ है, ये वाराणसी में हुआ है, मोदी जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जो कि यूपी में है। ठीक है, बढ़ते अगले टॉपिक है, जो कि है नुखाई हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, जो कि उड़ीसा का। ठीक है, तो ये जो फेस्टिवल है, ये एक तरह से जैसा लिखा हुआ है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, जो जिस तरह के टोटल कितने सारे मतलब अलग 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 स्टेट के अपना अलग अलग हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, जो कि काफी ज्यादा है। जैसे कि इंपॉर्टेंट हुआ पोंगल हो गया, लोहड़ी हो गया पंजाब का, उसके बाद मकर संक्रांति हो गया। तो ये सब जो संक्रांति हुआ, तो ये सब जिस तरह का फेस्टिवल्स होता है ना, तो ये जो कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस स्टेट का कौन सा हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। तो उड़ीसा से रिलेटेड ये नुआखाई फेस्टिवल। ठीक है, अगला टॉपिक है बथुकामा। बथुकामा क्या है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक अपना जो फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स है, जिसको कहा जाता है बथुकामा, वो अभी जो कि स्टेट का एक मतलब स्टेट का फेस्टिवल मतलब डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, और इसे सिर्फ वुमेन ही सेलिब्रेट करते हैं पूरे स्टेट में, क्योंकि फ्लावर से रिलेटेड तो ध्यान दीजिएगा बाय वुमेन ओनली, इसमें वुमेन और मेन ऐसा कुछ दे दिया, या बाय एवरीवन, तो आप उसे वो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा। तो ये कीवर्ड है इस टॉपिक का। ठीक है, उसके बाद है पुलिकाली। पुलिकाली क्या है, एक टाइगर डांस है, फोल्क आर्ट ऑफ केरला। ठीक है, जो कि ओनम जो फेस्टिवल है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है केरला का, वहां का ये चौथा दिन जब होता है ना फेस्टिवल का, ओनम फेस्टिवल, तब वो लोग टाइगर डांस करते हैं। ठीक है, और ये एक फोल्क आर्ट है केरला का, जिसमें वो लोग टाइगर मास्क पहन लेते हैं और अपने बॉडी को पूरा टाइगर की तरह पेंट करके उसके बाद वो लोग वो फोल्क डांस करते हैं। तो पुलिकली कहाँ है, केरला का है। अगला टॉपिक हुआ टाइम बैंक। टाइम बैंक क्या है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में हैप्पीनेस डिपार्टमेंट एक बनाया, जो कि उनका काम होगा ये टाइम बैंक बनाना। टाइम बैंक तो ये है क्या, मैं आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आपको ड्राइंग आता हो, ठीक है, आर्ट करना आता हो, पेंटिंग करना आता हो, तो आप किसी भी घर को मान लीजिए 1 घंटे में पेंटिंग कर देते पूरा एक रूम को। तो क्या होगा, आप एक ये जो हैप्पीनेस डिपार्टमेंट है ना, इनके पास जाएंगे, बोलेंगे मैं पेंटिंग करता हूँ, और मुझे पर लेकिन 10 किलो चावल चाहिए। ठीक है, आपको चावल चाहिए, पर लेकिन आपको पेंटिंग आता है, तो आप क्या करोगे, आप इसके बदले, सॉरी चावल नहीं, कुछ सामान नहीं बोला, वो किसी और काम से रिलेटेड आपको पर चाहिए होता है कि आपको एक अपने कार जो है उसको रिपेयर करवाना है। ठीक है, पर लेकिन आपको पेंटिंग आता है, आपको तो कार रिपेयरिंग आता नहीं है, तो आप क्या करोगे, हैप्पीनेस डिपार्टमेंट के पास जाओगे, और वहां पे 1 घंटे का पेंटिंग आप वहां पे जहां भी वो बोलेंगे वहां पे आप कर दे रहे हो, और वहां से आपको एक कूपन मिल जाएगा। ठीक है, 1 घंटे का वर्क का, तो आपके पास 1 घंटे का वर्क रहेगा। 1 घंटे का मतलब टाइम हो गया, एक तरह से वो नोट हो गया 1 घंटे का। ठीक है, उसके बाद जब भी आपको 1 घंटे का कुछ और काम कराना हो, सपोज करो आपको आपके कार को ठीक कराना है, मैकेनिक चाहिए, या आपको अपना गार्डन को मतलब अच्छे से प्लांट वगैरह वो सब प्लांटेशन करवाना है, या कुछ भी आपको जो करवाना है, तो उससे रिलेटेड आप वापस से डिपार्टमेंट में जाओगे और बोलोगे कि मेरे पास 1 घंटा का टाइम है, ये मेरे पास कूपन है, आप मुझे 1 घंटे के लिए, कोई भी गार्डनर है तो मुझे दे दिए, मेरे घर का गार्डनिंग करवाना है। तो वो लोग 1 घंटा का कूपन के हिसाब से वो लोग आएंगे, फिर वो जो गार्डनर काम करके गया उसको वो कूपन मिल जाएगा, वो फिर कोई और अपना काम किसी और से करवा सकते हैं। तो ये एक तरह से बार्टर सिस्टम जो पहले के टाइम में यूज होता है, उसी तरह का कुछ मिलता जुलता है, बट इसे कहते हैं टाइम बैंक। मतलब टाइम का आप कर दिए हैं, इस तरह का टाइम से रिलेटेड आप बैंकिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये सब फर्स्ट टाइम जो लाया गया था वो जापान में 1973 में लाया था, बट आज के टाइम में ये टोटल 500 ऐसे कम्युनिटीज है जो कि 32 कंट्रीज में ये यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है टाइम बैंक, बस इसे हल्का सा दिमाग में रखिएगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाया गया, जहाँ पे टाइम बैंक का यूज हो रहा है। अगला है सीएससी फार्म मशीनरी ऐप। ये जो सीएससी फार्म मशीनरी ऐप है, मतलब
कस्टम हायरिंग सेंटर। अभी जो है सीएससी ऑफिस भी बोला जाता है, उसे ये अलग है, पर सीएचसी मतलब कस्टम हायरिंग सेंटर। तो ये क्या करेगा, ये फार्मर को सेलेक्ट और ऑर्डर रिक्वायर्ड जो भी मशीनरी से रिलेटेड होगा ना, मतलब किसी फार्मर्स को अभी क्या गरीब वो तो ऐसा नहीं है ट्रैक्टर खरीद पाएंगे, या खेत जोतने के लिए हल वल कुछ, मतलब अलग अलग डिफरेंट, जैसे मोटर हो गया पानी खींचने के लिए, या जो भी फार्मिंग से रिलेटेड मशीनरीज यूज होते हैं, वो खरीदने के लिए तो उतना है नहीं उनके पास। पर गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडाइज वे में सीएचसी जो कस्टमर हायरिंग सेंटर है, वहाँ पे क्या है कि वो इतने सारे डिवाइस के साथ होंगे, और उनके बाद आपको जो भी चाहिए होगा आप ऑनलाइन देखिए क्या अवेलेबल है, उसके बाद बुक कर लीजिए इतने टाइम के लिए, उसके बाद आप वहाँ से ले जा सकते हैं, यूज करेंगे और वापस से वहाँ दे देंगे। तो इस तरह का इसको कहते हैं कस्टमर सीएचसी फार्म मशीनरी आप। और ये जो सीएचसी होंगे ये 50 किलोमीटर के रेडियस में ही होंगे, तभी आपको वो लोग देंगे, वरना वो लोग नहीं देंगे आपको कोई भी मशीनरी। ठीक है, अगला टॉपिक है सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो सर्वे ऑफ इंडिया है, ये फर्स्ट टाइम होगा जो कि ड्रोन्स के द्वारा ये सर्वे किया जा रहा है पूरी कंट्री का। काफी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ड्रोन के द्वारा फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसके अलावा ये जो नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे कंट्री का है, वो किसके द्वारा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में आता है। इसलिए सर्वे ऑफ इंडिया क्या हुआ, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा। और ये जो ओल्डेस्ट, ये जो है ना ये सर्वे ऑफ इंडिया, ये ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि 1767 में ही, मतलब कितना पुराना, जब 1767 यानी क्या कौन सा एज हो गया, जस्ट आपको बैटल ऑफ बक्सर जो है उसके बाद का 3 साल के बाद का है, और 73 में जो रेगुलेटिंग एक्ट है तो उससे पहले का है। ठीक है, तो ये उस वक्त का सोचिए, ये इतना पुराना सर्वे ऑफ इंडिया है, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ये। ठीक है, अगला टॉपिक है गैलो कम्युनिटी। तो गैलो कम्युनिटी मतलब ये 1.5 लाख पीपल है जो कि गैलोज है, कहाँ पे, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश में 26 मेजर कम्युनिटीज है, जिसमें से एक ये गैलोज भी है। ठीक है, और ये गैलोज वही तानी ग्रुप है जो कि आसाम अरुणाचल प्रदेश के, मतलब आसाम अरुणाचल प्रदेश और जो तिब्बत है ना, ये हो गया तिब्बत का एरिया, और यहाँ आसाम हो गया, यहाँ अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये जो बीच का एरिया ना, इस एरिया में ये तानी ग्रुप रहते हैं, और यही तानी ग्रुप होते हैं गैलोज। ठीक है, अगला टॉपिक है चैंपियंस बोट लीग। ये चैंपियंस बोट लीग से रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया है। तो ये वलम कल्ली जो स्नेक बोट रेसेस होता है ना जो केरला में, उससे रिलेटेड है ये। तो क्या हुआ, इसको एक स्टेट, मतलब स्टेट लेजेंडरी से हट के, ये जिस तरह से आईपीएल को हम लोग वर्ल्ड लेवल पे ले जा रहे हैं, तो ये वलम कली को भी अब वर्ल्ड लेवल पे ले जाने का बात हो रहा है। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट जाने, तो इसमें टोटल 100 से, जो भी रोवर होते हैं ना जो चलाते हैं, वो लगभग 100 लोग वहां पे एक साथ बैठ के इतने लंबे लंबे बोट को चलाते हैं, ताकि वो कौन फर्स्ट हो, इस तरह का रेसिंग होता है। ठीक है, और ये जो लेंथ होता है लगभग 100 से 138 फीट का लेंथ का ये पूरा बोट होता है, तो काफी बड़ा होता है। अगर कभी मौका मिले तो जरूर जाके देखिएगा, बहुत ही अच्छा नज़ारा मिलेगा आप लोगों को, और अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा कि किस तरह से क्या लोग, मतलब इतने कुछ भी हमारे कंट्री में ही अवेलेबल है। ठीक है, अगला है टीजर लोन। तो टीजर लोन जो है वो एक अनऑफिशियल टर्म है, ऑफिशियल कहीं पर नहीं है किसी बैंकिंग नॉर्म्स या किसी जगह में। ये एक अनऑफिशियल टर्म है जो कि यूज करते हैं अक्सर बैंकिंग सेक्टर में। क्या करता है ये लोन्स को ऑफर तो करता है एक लो और फिक्स रेट में, बट धीरे धीरे वो कुछ साल बीतने के बाद ये स्विच कर जाता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्लोटिंग रेट मतलब जैसा मार्केट चल रहा है उसी मार्केट के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फ्लक्चुएट करते रहेगा, तो फ्लोट करते रहेगा। तो वही हुआ ये टीजर लोन, मतलब स्टार्टिंग में आपको लो और ये में दे देता है, उसके बाद धीरे धीरे करके आगे जब जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा वैसे वैसे करके फ्लोटिंग रेट में ये कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अगला टॉपिक है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, EAC-PM। तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ध्यान दीजिएगा इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये कीवर्ड है इस टॉपिक का। तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि क्या करता है, एडवाइस करता है इकोनॉमिक और रिलेटेड इश्यूज जो भी होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो प्राइम मिनिस्टर को ये एडवाइस करने का काम होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है इंडिया फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर समिट। फर्स्ट टाइम हेलीकॉप्टर से रिलेटेड समिट हुआ, कहाँ पे हुआ, देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, और ये किसके द्वारा, तो ऑफकोर्स सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा ये कराया गया, बट ये किनके द्वारा मिलके, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इनके साथ मिलके सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने हेलीकॉप्टर समिट फर्स्ट टाइम उत्तराखंड के देहरादून में कराया। ठीक है, अगला टॉपिक है बम्बूनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, तो ये बम्बूनॉमिक्स चलिए देखते क्या है। तो ये बम्बूनॉमिक्स हुआ कि डिजर्टिफिकेशन और क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए ट्राइबल कम्युनिटी को हमको कैसे भी करके सपोर्ट करना होगा, तो उससे उनसे रिलेटेड ये बम्बूनॉमिक्स आया है। तो ये, और ये क्या करता है, ट्राइबल जो भी लाइवलीहुड हो ना, जो कि एनवायरमेंटल को हार्म ना हो सके, ये उस तरह का मूवमेंट
को ये इंश्योर करेगा, ठीक है। और ये जो लॉन्च किया गया था ना, ये किया गया था कोप 24, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 जो था ना, मैं 24 बोल दिया, कॉप 14 जो था ना, वो यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट टू मतलब कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये उस वक्त ये लॉन्च किया गया था जब कोप 14 का ये मीटिंग चल रहा था, ठीक है। बढ़ते अगले टॉपिक पे, जो कि ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, क्यों था ये न्यूज में, क्योंकि हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट ने 2020 को, मतलब ये जो रनिंग ईयर है, इसको ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने मतलब उन्होंने ये रखा था कि पूरे साल भर हम मल्टीपल हैकाथॉन्स करेंगे, मास्टर क्लासेस, अदर एक्टिविटीज इस तरह का पूरा करेंगे, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड तेलंगाना गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मतलब स्टूडेंट से लेके एक्सपर्ट से लेके जितने भी पीएचडी होल्डर अलग अलग तरीके की चीज लेके आए, मल्टीपल प्रोग्राम्स पूरे स्टेट में पूरे साल भर हो जाए, ठीक है। अगला है शोध शुद्ध। ये शोध शुद्ध क्या था, तो ये प्लेगियरिज्म डिटेंशन सॉफ्टवेयर लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ठीक है। तो ये प्लेगियरिज्म डिटेंशन सॉफ्टवेयर है जो कि एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर बना है, और इनका जो मेन होगा, ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क एट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ यूजीसी। मतलब ये प्लेगियरिज्म डिटेंशन सॉफ्टवेयर है क्या, डिटेंशन सॉफ्टवेयर मतलब अगर आप मान लो आप एक ए पर्सन है, आपने क्या किया है, बी पर्सन का कुछ नोवेल को आपने कॉपी किया है इस तरीके से कि एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, बट आपको कुछ कुछ डिफरेंस की वजह से आप उसको पूरा क्लोन नहीं कह पा रहे, ठीक है। तो इस तरह से इसी को कहते हैं प्लेगियरिज्म। तो ये जो डिटेंशन सॉफ्टवेयर है ना, ये क्या करेगा, डिटेंशन से रिलेटेड शोध शुद्ध करेगा, मतलब शुद्ध करेगा कौन पूरी तरह से कॉपीड है, कौन क्या है, तो इस तरह का काम करेगा। तो ये किसके द्वारा लाया गया, शुद्ध करने का चीज, वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा, ठीक है। अगला है मोची स्वाभिमान इनिशिएटिव। स्वाभिमान मोची, जो मोची कौन थे, कॉबलर, कॉबलर को हिंदी में मोची बोला जाता है। तो उनके स्वाभिमान से रिलेटेड एक इनिशिएटिव लाया गया। तो ये किसके द्वारा लाया गया, तो ये लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल उनके द्वारा ये लाया गया ताकि सपोर्ट किया जा सके कॉबलर कम्युनिटी को, ठीक है। आप जानते होंगे क्या हाल होता है उनका, रोड में दिन, रोड के आसपास में आप देखते पाओगे, तो दिन और रात पूरा वो बैठे रहते हैं, उसके बाद शायद ही दिन भर में 2 या 4 या 5 उन लोग को कस्टमर मिलते हैं, फिर उसी से उन लोग का पूरा गुजारा भी चलता है। तो उन मतलब स्कॉबलर कम्युनिटी के लिए ही नेशन वाइड पूरे इंडिया में कैसे करके ये उनके स्वाभिमान से रिलेटेड कुछ किया जा सके, तो लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल है ना, वो ये एक इनिशिएटिव लेके आए। और ये जो स्किल काउंसिल है ना, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं ये जो इनिशिएटिव है ये उनके वाकई में उनके फायदे के लिए है, कॉबलर्स के। उसके अलावा जो एलएसएससी का जो सेटअप किया गया था वो 2012 में किया गया था, ताकि हम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ना, उसके तहत मतलब उन्होंने ही इनको, ये जो काउंसिल है, इनको अप्रूवमेंट दिया था ताकि आप कुछ कॉबलर्स कम्युनिटी से रिलेटेड अच्छे से अच्छे स्टेप्स ले सकें, ठीक है। अगला टॉपिक है एकेडमिक लोमोनोसोव, ठीक है। ये क्या है, यही इसी के बारे में हमने मैप अभी स्टार्टिंग में किया, तो मैंने बोला था मैं आपको आगे जाके डिस्कस करूंगा इससे रिलेटेड। तो ये वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर यूनिट है, जैसा हमने पढ़ा। तो ये कहाँ से लॉन्च किया, रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग शिपयार्ड से लॉन्च किया है, देख लीजिए। और ये 5000 किलोमीटर जर्नी किया था। कौन सा दो जगह था, यहाँ पे एम से था, यहाँ पी से था। तो पूरा मतलब वेस्ट से एकदम ईस्ट 5000 किलोमीटर जर्नी भी किया, जो कि एनवायरमेंट ग्रुप लोग थे, वो लोग काफी अपोज भी किए थे, ठीक है। अगला है गांधी सोलर पार्क, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में इसका इनाग्रेशन किया, जो कि क्या करेगा, 50 किलोवाट एक तरह से सोलर पार्क है, जो कि पूरा यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर का इलेक्ट्रिसिटी मतलब देने का काम करेगा, जिसका कॉस्ट लगभग 1 मिलियन आ गया है, जो हमने वहां पे डोनेट किया एज अ गांधी सोलर पार्क, क्योंकि गांधी जी के नाम से किया, क्योंकि उनका 150 बर्थ एनिवर्सरी हम लोग 2019 में बनाए थे, ठीक है। अगला टॉपिक है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2019। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट बॉडी है, बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनके द्वारा ये ट्रैवल और टूरिज्म से रिलेटेड एक रिपोर्ट लाया गया, जो कि 150 कंट्रीज यानी इकोनॉमीज हुआ मतलब 150 कंट्रीज के कंपेयर करके ये रिपोर्ट लाया गया है। और इसमें 4 इंडिकेटर पे स्पेशली ध्यान दिया गया कि कैसे एनवायरनमेंट का ध्यान देते हुए टूरिज्म सेक्टर में और ट्रैवलिंग को फोकस मतलब अच्छे से कर रहे हैं। उसके अलावा ट्रैवल एंड टूरिज्म पॉलिसी किस तरह का है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो रहा है, नेशनल एंड कल्चरल रैंकिंग्स किस तरह का उन कंट्रीज में है। तो इन चारों चीज को देखते हुए ये कॉम्पिटिटिवनेस, किस तरह का कॉम्पिटिटिव मार्केट चल रहा है वर्ल्ड लेवल पे, वो वैसा निकाले 140 इकोनॉमिक्स के बीच में, ठीक है।
अगला टॉपिक है यूनाइटेड यूएन मिशन इन सपोर्ट ऑफ द होदीदा एग्रीमेंट। होदीदा एग्रीमेंट क्या है? तो होदीदा एक जिस तरह से मतलब एक टेररिस्ट ग्रुप है जिससे एक एग्रीमेंट हुआ है यूनाइटेड नेशन मिशन के तहत। मतलब क्या हुआ, मतलब एक कैसे हम लोग सपोर्ट कर सके होदीदा मतलब ग्रुप को। तो एक यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी उन्होंने रिसेंटली क्या किया, अभिजीत गुहा जो इंडियन है, जो कि रिटायर्ड आई मतलब इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल है, उनको अपॉइंट कर लिया क्या, एज अ मतलब हेड ऑफ द यूनाइटेड मिशन इन होदीदा जो कि यमन में है। ठीक है, तो हेड कर लिया ताकि वो जाके अब वहां पे कैसे शांति लेके आएंगे, क्या डिस्कशन करेंगे, क्या होगा। यमन में बहुत सारे न्यूज मतलब इतने सारे इश्यूज हुए थे, सऊदी अरबिया से पूरा अटैक हुआ था, यमन के भी बहुत लोग वहां पे बहुत सारे बम्बार्डिंग किए, तो उनके वॉर को शांति कैसे किया जा सके। तो अभिजीत गुहा जो कि हमारे रिटायर्ड इंडियन जनरल हैं, उनको एज अ वहां पे हेड सेलेक्ट किए हैं इस यूएन यूनाइटेड नेशन के मिशन पे। ठीक है, अगला टॉपिक है फिफ्थ इंटरनेशनल रामायण फेस्टिवल एंड आईसीसीआर। ये इसे जो ऑर्गेनाइज किया गया है वो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने किया है। तो ये कल्चरल रिलेशन है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इनका पेरेंट बॉडी है, ये किसके द्वारा है, मिनिस्ट्री ऑफ मतलब आपको एक्सटर्नल अफेयर के अंदर में ये लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो आईसीसीआर जो है ये इसे फाउंड किया गया था 1950 में मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि उस वक्त के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके अध्यक्षता में उन्होंने ये फाउंड किया था इस आईसीसीआर को। ठीक है, जिसका नाम है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। मतलब काउंसिल हमने एक बनाया जो कि कल्चरल रिलेशन हमारे पूरे वर्ल्ड लेवल पे कैसे हम लोग को डील करना है वो देखेंगे। ठीक है, तो उसका फिफ्थ इंटरनेशनल अभी रामायण फेस्टिवल जो किया गया है वो इन्हीं के अंदर में किया गया है। ठीक है, अगला टॉपिक है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, जो कि टाइम्स हायर एजुकेशन इनके द्वारा निकाला गया है और ये इनका 16th एडिशन है। ठीक है, इंडिया जिसमें कि पांचवा मतलब रिप्रेजेंटेड कंट्री रहा है पूरे लिस्ट में, और तीसरा रहा पूरे एशिया में, जो कि जापान और चाइना के बाद है। मतलब चाइना पहले, उसके बाद जापान पहले, उसके बाद चाइना, उसके बाद इंडिया का नाम आया है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी रैंकिंग जितने भी दिया है ना, तो उसमें ज्यादा हमारा है हमेशा। मतलब पिछले 4 बार की तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस बार भी टॉप पोजीशन में आया, इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दिया आया है। ठीक है, अगला टॉपिक है गंदन टेकचेनलिंग मोनेस्ट्री। ये गंदन टेकचेनलिंग मोनेस्ट्री कहाँ पे है? तो ये उलन बतार जो कि कहाँ पे है, उलन बतार, ये आपको हो गया मंगोलिया का कैपिटल है। मंगोलिया क्या एक सैंडविच कंट्री है रशिया और चाइना के बीच में। तो वहाँ के एक मोनेस्ट्री जिसका नाम है गंदन टेकचेनलिंग मोनेस्ट्री, वहाँ पे स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा का और उसका दो डिसिपल्स जो थे, मतलब 3 स्टैचू का इनाग्रेशन हुआ। तो उस इनाग्रेशन में पीएम मोदी जी को बुलाया गया था इनाग्रेट करने के लिए, तो इसलिए ये काफी ज्यादा न्यूज में बना था, तो हमें याद रखना है। वर्ल्ड का फिर अगला टॉपिक है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कोल ब्लॉक मिला है जो कि वेस्ट बंगाल में पाया गया है, दियोचा पंचमी कोल ब्लॉक जो कि बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कोल ब्लॉक बन गया है इसके बाद। और ये जो कोल माइन है ये लार्जेस्ट कोल माइन और कोल ब्लॉक होगा एशिया का। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कोल रिजर्व इतने ज्यादा है। ठीक है, और ये बंगाल में है, तो ये बीरभूम डिस्ट्रिक्ट बंगाल में पाया जाता है, दियोचा पंचामी जगह एक कोल ब्लॉक है। ठीक है, अगला है एस्टेरॉयड नेम्ड आफ्टर पंडित जसराज। तो पंडित जसराज जी हैं, उनके नाम से ही एक एस्टेरॉयड का नाम रखा गया। तो इन सब का जो एस्टेरॉयड का नाम होता है वो किनके द्वारा दिया जाता है? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा ये मतलब एस्टेरॉयड्स का नाम दिया जाता है। तो हुआ क्या कि ये जो एस्टेरॉयड है इसको 2006 में ही डिस्कवर किया गया था, और जो इंडियन क्लासिकल सिंगर है ना पंडित जसराज, उनके नाम से ही इस एस्टेरॉयड का नाम दिया गया, और ये पहले इंडियन बन गए जिनको ऐसा कुछ ऑनर मिला हो। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया पंडित जसराज। हाल ही में मित्रा क्रेटर का भी नाम दिया गया है जो कि चांद पे पाया गया है हमारे चंद्रयान 2 के द्वारा। तो वो भी हमारे बहुत ही ज्यादा हमारे मतलब साइंटिस्ट रह चुके थे मित्रा जी, वो जो रेडियो साइंस से रिलेटेड काफी अच्छे अच्छे रिसर्च करके दिए हुए हैं हमें। तो ये सब चीज से रिलेटेड मित्रा क्रेटर, ये पंडित जसराज नाम का एक एस्टेरॉयड, ये सब काफी ज्यादा न्यूज में है। तो इससे कुछ मिक्सअप करके आपको देख सकता है कि पंडित जसराज एक क्रेटर का नाम है जो कि चांद पे है। उसके अलावा जो मित्रा है वो एक एस्टेरॉयड है जो कि हाल ही में इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने दिया है उनका नाम। तो इस तरह का जब दे दें तो आप प्लीज कंफ्यूजन मत होइए, क्योंकि ये दोनों ही जो नाम है ये न्यूज में पिछले 1 साल में बने थे।
तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाए, तो इसी तरह का कुछ दिया जाएगा, तो प्लीज अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर रखा करिए, ठीक है। अगला टॉपिक है रामानुजन प्राइज, जो कि शास्त्र रामानुजन प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसको दिया जाता है? मैथमेटिशियन जो कि बेस्ट हो, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये इस बार जो दिया गया है वो, मतलब पिछले बार जो दिया गया वो एडम हार्पर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक, जो कि इंग्लैंड में है, ठीक है। वो उनके मैथमेटिशियन को ये अवार्ड दिया गया। तो ये जो अवार्ड दिया गया है, ये शास्त्र यूनिवर्सिटी जो कि कुंभकोणम तमिलनाडु में है, उनके द्वारा ये दिया जाता है। और उनके साथ 10,000 प्राइज, मतलब $10,000 रुपए भी दिया जाता है, ये शास्त्र यूनिवर्सिटी के द्वारा। और रामानुजनम ये किस दिन दिया जाता है? रामानुजम जी के बर्थडे के दिन, जो कि दिसंबर 22 में है, ठीक है। अगला टॉपिक है पूषा यशवी। ये एक वीट का जो गेहूं होता है ना, उनका एक वैरायटी का नाम है, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है, इनके द्वारा ये दिया गया, मतलब निकाला गया एक पूषा यशवी, जो कि वीट का बहुत ही अच्छा वैरायटी है, जिसमें हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन और ग्लूटेन पाया जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक है आंगन, जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग सेक्टर, मतलब बिल्डिंग सेक्टर से रिलेटेड एनर्जी एफिशिएंसी कैसे हो, इससे रिलेटेड एक अंगन बोल के एक आया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट, जो कि फोकस है किस पे? एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग सेक्टर। बिल्डिंग सेक्टर में एनर्जी एफिशिएंसी कैसे हम कर सके, उससे रिलेटेड एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर है, उनके द्वारा ही ये किया गया था, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा, और प्लीज़ आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, और शेयर भी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हम जितने ज़्यादा हो सके उन दोस्तों तक पहुंच सके जिनके पास अभी भी ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो कलेक्शन है वो अभी भी उतने ज़्यादा नहीं कर पाए, तो उन तक भी हम पहुंच सके, अगर हम आप लोग, मतलब आप लोग अगर एक साथ हमें सपोर्ट करें इससे रिलेटेड, इसे आगे बढ़ाने से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। घर में सेफ रहें, अच्छे से रहें, और लॉकडाउन के जितने भी पालन है आप उसके सारों को अच्छे से, जो भी नियम है उसको अच्छे से पालन करें। और थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।